programming approach of solving algorithm. Sorry. So what is the divide and conquer? Dynamic programming approach, then backtracking approach, then approximation algorithms, then parallel algorithms, randomized algorithm. So there are several categories of algorithm. So we discuss one by one generally introductory portion, then we go to detail. We discuss in the separate class divide and what are the different kinds of algorithm belong to divide and conquer and how we solve it. So in this class we generally discuss the introductory portion of each kind of algorithms. The first is divide and conquer. So these techniques divide the given problem into smaller instances of the same problem. जैसे हमने कल प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच. तो जनरली ये क्या है कि एक जो भी प्रॉब्लम है उसको स्मॉलर इंस्टेंसेस में स्मॉलर सब पार्ट में डिवाइड करती है, देन सॉल्व द स्मॉलर सब प्रॉब्लम एंड कंबाइन द सॉल्यूशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. हम किसी भी प्रॉब्लम को स्मॉलर सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन ईच सब पार्ट्स को सॉल्व करेंगे एंड देन कंबाइन द सॉल्यूशन टू फाइंड द proper solution, means exact solution of the problem. Let us consider some examples. These are the examples of divide and conquer when we discuss a binary search. ठीक है, binary search techniques, binary search, linear search and binary search. So linear search is not a divide and conquer. In a linear search we cannot divide the problem into smaller subinstances. But in case of binary search, we divide the problem into smaller subinstances, solve the smaller means solve the problem and solve the smaller sub problems and then combine the solution to find the given solution. So this is the one example that like a binary search. Another example of divide and conquer strategy is merge sort. Another example is quick sort, and there are so many other examples. So these are the some basic examples like a quick sort जो हम sorting करते हैं, list of elements हैं, उनको हम डिवाइड करेंगे, ब्रेक करेंगे डिफरेंट पार्ट्स में, देन ईच पार्ट्स को सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर जो भी पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर सॉल्विंग ऑल दी सब प्रॉब्लम्स वी कंबाइन द सॉल्यूशन एंड फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम या अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. तो दिस इज जनरली डन इन अ डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी. नेक्स्ट वन इज द ग्रेडी एल्गोरिथम, an algorithm which always takes the best immediate or local solution while finding the आंसर. तो जनरली हम यदि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं थ्रू ग्रीडी अप्रोच, तो क्या करेंगे, हमें हमेशा बेस्ट सोल्यूशन लेने का वो करते हैं कि हमें जो भी सोल्यूशन हम लें, देयर आर सेवरल सोल्यूशन एग्जिस्ट लाइक एज अभी जब हम ग्रीडी डिस्कस करेंगे तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिबल सोल्यूशन. तो एनी सोल्यूशन विच सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट, जो भी हमारे प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट है. सपोज करिए कि लेट अस कंसीडर एग्जांपल ऑफ जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम. कई सारे जॉब हैं, उनका रन टाइम दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर जॉब को इतने सेकंड या इतने मिली सेकंड और इतने माइक्रो सेकंड एग्जीक्यूट करना है प्रोसेसर में. सर ये ओएस का कॉन्सेप्ट है ना सर, जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम. हाँ, जॉब शेड्यूलिंग इज द पोर्शन ऑफ ओएस, बट ग्रीडी एल्गोरिथम का भी अप्रोच का यूज करते हैं जनरली शेड्यूलिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. वहां पे आप डिस्कस करते हैं, वहां पे प्रोसेस शेड्यूलिंग की बात करते हैं. ठीक है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है तो वो प्रोसेस कैसे हम शेड्यूल करेंगे, उसी के लिए आप डिफरेंट एल्गोरिथम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, एसजेएफ, डिफरेंट एल्गोरिथम आप पढ़ते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ जो ग्रीडी एल्गोरिथम में है तो अप्रोच लेंगे, कोई भी अप्रोच कर सकते हैं. अब हमारा यहाँ टारगेट है कि हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना. तो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है कि ऑप्टिमल, तो जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम डज नॉट ऑलवेज गिव्स अ ऑप्टिमल सोल्यूशन. जब हम डिस्कस करेंगे ग्रीडी अप्रोच में तो जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम हमेशा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं दे सकती, क्योंकि दिस इज एक्सपोनेंशियल. यदि n नंबर ऑफ जॉब्स हैं तो एक्सपोनेंशियल टर्म्स में सोल्यूशन आएंगे आपके, तो कैसे आप सारे सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, नहीं फाइंड कर सकते हैं. तो दिस मीन्स दिस गिव्स अ feasible solution and in some cases less optimal but not a exact optimal solution. वहीं पे जब हम जीरो नैपसैक की प्रॉब्लम की बात करेंगे या फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम की बात करेंगे, नैपसैक मीन्स एक बैग में एक सर्टेन आइटम रखना है जिसमें उनका वेट है और एक बैग की कैपेसिटी है कि उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है. ठीक है, तो हम कैसे उन आइटम्स को रखें कि बैग की कैपेसिटी को जो है एक्सीड ना करे और जो है
हमें बेस्ट सोल्यूशन मिल जाए, मींस जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। हमारे पास क्या होगा, एक बैग होगा जिसकी कैपेसिटी होगी कि इसमें इतने नंबर ऑफ आइटम्स आ सकते हैं, इतने वेट के आइटम आ सकते हैं जिसकी कैपेसिटी होगी। दूसरा है हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स हैं, ईच आइटम यदि हम बैग में रखते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें सब प्रॉफिट होता है। तो हम किस टाइप से अरेंज करें आइटम्स को कि बैग की कैपेसिटी को एक्सीड भी ना करे और जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी मिल जाए। तो जनरली हम देखेंगे इसमें कि 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देगा। 0-1 मींस आइदर या तो फुल पोर्शन जाएगा किसी आइटम का बैग में या तो 0 नहीं जाएगा। वहीं यदि फ्रैक्शनल नैपसैक की बात करेंगे तो फ्रैक्शनल नैपसैक में क्या है कि फ्रैक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ आइटम, फ्रैक्शनल पोर्शन भी जा सकता है, जैसे 1/3 भी आइटम का जा सकता है बैग में। तो जब 1/3 होगा तो 1/3 आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रैक्शनल नैपसैक जब हम बात करेंगे तो फ्रैक्शनल नैपसैक आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा, ऑलवेज ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देगा इन केस ऑफ ग्रीडी अप्रोच। ठीक है, फिजिबल देगा, फिजिबल मींस सर्टेन कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगा। बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे जो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेंगे, बट हम ये नहीं कह सकते हैं 0-1 नैपसैक के केस में सम प्रॉब्लम्स में कि यही हमारा जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मींस हमें मैक्सिमम प्रॉफिट। ऑप्टिमल कब कहते हैं किसी सॉल्यूशन को, या तो जो हमें सॉल्यूशन है उसमें कंस्ट्रेंट जो दिया हुआ है उस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हुए या तो हमें मिनिमम सॉल्यूशन दे या तो मैक्सिमम सॉल्यूशन दे। दिस डिपेंड्स ऑन दी प्रॉब्लम कि हमें मैक्सिमम चाहिए या मिनिमम चाहिए। यदि मैक्सिमम चाहिए तो यदि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होगा तभी हम बोलेंगे कि अब इससे ज्यादा दूसरे किसी सॉल्यूशन में इससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं हो सकता। दिस मींस दिस वन इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यदि ये गारंटीड है कि इससे ज्यादा अब प्रॉफिट अर्न करने का कोई अदर वे नहीं है, तो दिस वन इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। वो सारे सॉल्यूशन जहां पे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, सारे कंस्ट्रेंट और सॉल्यूशन मिल रहा है, तो वो फिजिबल सॉल्यूशन होगी, बट उसमें ये नेसेसरी नहीं है कि यही सॉल्यूशन बेस्ट है। तो हम ग्रीडी में क्या करते हैं, ग्रीडी अप्रोच में जनरली हम बेस्ट ऑप्टिमल हमेशा जो है स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इन ग्रीडी एल्गोरिथम, greedy algorithms will find overall or globally optimal solution for some optimization problem, but may find less than optimal means suboptimal for some problem। तो इसमें देखिए क्लियर कट है कि फॉर सम प्रॉब्लम्स के लिए आपको ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, बट सम प्रॉब्लम्स के लिए इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन बी ऑब्टेन। लेस देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी आपको मींस या सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया कि यदि फ्रैक्शनल नैपसैक की बात करेंगे तो आपको ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, उससे ऑप्टिमल सॉल्यूशन कुछ नहीं हो सकता। बट यदि हम उसमें स्ट्रेटजी है कि इस स्ट्रेटजी को हम यूज करें तो हमें ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट यदि हम जॉब शेड्यूलिंग की बात करेंगे तो देयर इज नो सच स्ट्रेटजी इन विच वी फाइंड अ ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जनरली ग्रीडी एल्गोरिथम्स आर इजी टू डिजाइन। नेक्स्ट है आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। Another categories of algorithms that are solved through a dynamic programming approach. Only a basic difference between a greedy approach and dynamic programming approach. Dynamic programming में क्या है कि जो हम जनरली क्या होता है कि जो हम सब प्रॉब्लम्स को डिवाइड करते हैं, यदि हम सपोज करिए इट सॉल्व सब प्रॉब्लम, जो हम सब प्रॉब्लम्स को डिवाइड करके यदि हमने सब प्रॉब्लम्स में किया और उसको सॉल्व किया, तो जनरली ग्रीडी में क्या है, हमारे पास कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, हम सोल्यूशन स्टोर नहीं कर सकते हैं कि हो सकता है किसी दूसरे में यदि हमें उसे जरूरत पड़ती है, नीड है, तो हम उसको यूज कर सके, फिर से सॉल्व करने की जरूरत ना हो। बट यहाँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, इट सॉल्व सब प्रॉब्लम जस्ट वंस। एक बार यदि हम कोई सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वी सेव द सोल्यूशन इन ए टेबल। तो जो उसका सोल्यूशन आया है, वी सेव द सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। जब भी हमें उस सब प्रॉब्लम की जरूरत होगी, वी रिट्रीव द सोल्यूशन फ्रॉम अ टेबल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीडी अप्रोच एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऐसा कोई वे नहीं है जिससे हम सोल्यूशन को, कोई भी यदि सपोज करिए लेस ऑप्टिमल सोल्यूशन आया या फिजिबल सोल्यूशन आया, तो हम उसको सेव कर लें कि जब हमें कभी दोबारा जरूरत पड़े तो हम उस सोल्यूशन को यूज कर सकें। ये स्ट्रेटजी वहां पे नहीं है ग्रीडी में। बट यहाँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग में व्हेन वी सॉल्व सम प्रॉब्लम, कोई भी सब प्रॉब्लम हम जस्ट वन सॉल्व करेंगे और वी सेव द सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल, इन ए टेबल, एंड द सोल्यूशन विल बी रिट्रीव्ड व्हेन
सेम प्रॉब्लम इज इनकाउंटर्ड लेटर ऑन। जैसे ही उस प्रॉब्लम की हमें जरूरत है तो हम उस सोल्यूशन को यूज कर लेंगे, टेबल से रिट्रीव कर लेंगे, रिट्राइव कर लेंगे टेबल से। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब जब हम जीरो वन नैपसैक की भी बात किए थे, जीरो वन नैपसैक मींस एक जो है नैपसैक है उसकी कैपेसिटी है कि इससे ज्यादा वेट के आइटम उसमें नहीं जा सकते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स हैं आपके पास और ईच आइटम का वेट है कि इस आइटम का वेट इतना है। और देन आपके पास क्या है कि जब आइटम इंसर्ट करते हैं तो आपको एक गेन प्रॉफिट होता है आइटम इंसर्ट करने। तो कैसे हम आइटम इंसर्ट करें कि जो है हमारा बैग की कैपेसिटी को एक्सीड ना करे, इक्वल हो सकता है बट एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम जीरो वन नैपसैक की बात की थी। जीरो वन नैपसैक डज नॉट प्रोवाइड अ ग्लोबली ऑप्टिमल सॉल्यूशन व्हेन वी सॉल्व इट थ्रू अ ग्रीडी अप्रोच। ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे ये जब ग्रीडी अप्रोच डिस्कस करेंगे कैसे ये ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता जीरो वन नैपसैक, और कैसे फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम आपको फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम जो है मींस फ्रैक्शनल नैपसैक और जीरो वन में ओनली डिफरेंस ये है, द प्रॉब्लम इज सेम। द डिफरेंस क्या है कि जीरो वन नैप में आइदर आइटम जाएगा तो पूरा का पूरा जाएगा मींस फुल कैपेसिटी में जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ पोर्शन इज नॉट अलाउड। बट फ्रैक्शनल नैपसैक की प्रॉब्लम की बात करेंगे तो उसमें फ्रैक्शनल पोर्शन भी जा सकता है। तो जब फ्रैक्शनल पोर्शन जाएगा तो फ्रैक्शन में हम वेट अर्न करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में प्रॉफिट अर्न होगा। जीरो वन नैपसैक में क्या है कि जनरली या तो आइटम जाएगा तो फुल कैपेसिटी में जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं जाएगा। डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच जीरो वन नैपसैक का ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा। यदि when we solve the zero one knapsack problem through a dynamic programming approach, then it gives a optimal solution। ठीक है, उससे बेटर सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब देखिए इसमें जनरली क्या होते हैं, when we solve some problem we save in the solution in the table and we retrieve the solution when the problem is encountered later on। the next approach of solving algorithm is इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग के, लाइक जो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, मल्टी स्टेज ग्राफ। there are so many problems that we use dynamic programming approach for solving it। the next approach is backtracking algorithm। backtracking, from the name it is clear we backtrack the solution। हम solution find करेंगे, the solution हमारे कंस्टेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, जनरली बैकट्रैक होंगे। जैसे इन द ट्री के कॉन्सेप्ट में है कि हम गए और पर्टिकुलर सोल्यूशन हमें नहीं मिला तो हम बैक ट्रैक करके फिर दूसरा, जैसे लाइक एज व्हेन वी डिस्कस अबाउट द ग्राफ एल्गोरिथम्स, तो वी डिस्कस अबाउट द डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड breadth first search, DFS and BFS concept of DFS, both are searching techniques। how we search a particular path from root to other, means how we search a path from कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। जैसे लाइक है एन पिन प्रॉब्लम की बात करें, ठीक है, एन पिन प्रॉब्लम और 8 पिन प्रॉब्लम, तो वी जनरली यूज अ बैकट्रैकिंग अप्रोच फॉर सॉल्विंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सुडोकू प्रॉब्लम भी हमें सॉल्व करना है तो हम क्या यूज करेंगे, वी यूज अ बैकट्रैकिंग एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो दिस इज द जनरली दिस टेक्निक्स trying one of the several possible choice। This techniques trying one of the several possible choice, if the choice proves incorrect, computation backtrack or restart at the point of choice and tries another choice। So this is the definition of backtracking algorithm, means these techniques generally trying one of several possible choice, if the choice proves incorrect तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटेशन को बैक ट्रैक कर देंगे एंड रीस्टार्ट करेंगे एट द पॉइंट ऑफ चॉइस एंड ट्राइज अनदर चॉइस। सपोज करिए, लेट अस कंसीडर एग्जांपल here generally suppose this is we use अब देखिए यहां पे सपोज करिए दिस इज इस टाइप का कोई ट्री है, ठीक है,
अब हम चल रहे हैं, कोई सोल्यूशन हमें फाइंड करना है, इसका जो है एक पाथ फाइंड करना है। तो जनरली यदि हम सोल्यूशन यहाँ से चल रहे हैं, इस यहाँ से इससे जाएंगे, ये पूरा पाथ लेते हुए यहाँ से, और यदि ये सोल्यूशन एक चॉइस लिए यहाँ तक गए, यदि हमारा ये सोल्यूशन कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम जनरली क्या होगा, बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक कहेंगे प्रीवियस पॉइंट पे, यहाँ पे बैक ट्रैक होगा, यहाँ तक गए, यहाँ पे सोल्यूशन हमें नहीं मिला, जो है जो भी हमारी प्रॉब्लम है सेटिस्फाई नहीं हुई, मींस फिजिबल सोल्यूशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। ये बैक ट्रैक करेंगे इट्स प्रीवियस पॉइंट पे, और हम फिर नेक्स्ट इधर की तरफ मूव करेंगे। यदि यहाँ पे भी इन केस नहीं मिल रहा है सोल्यूशन, तो फिर हम यहाँ बैक ट्रैक करेंगे, फिर यहाँ नहीं मिला तो फिर हम इस पे जाएंगे, फिर हम ये पाथ सर्च करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर देन इससे जाएंगे, हम यहाँ तक जाएंगे। यदि ये कंस्ट्रेंट भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा, अगेन बैक ट्रैक टू हियर, तो यहाँ बैक ट्रैक करके ये पाथ सर्च करेंगे, ये पूरा। देन क्या होगा, यदि ये भी सोल्यूशन नहीं है हमें, तो नेक्स्ट फिर हम बैक ट्रैक करके यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ से ऑलरेडी ये सारे सोल्यूशन हमने, जितनी भी चॉइस थी, पॉसिबल चॉइस थी, वो हमने ट्राई कर लिया है, तो भी अगेन बैक ट्रैक, तो बैक ट्रैक होके कहाँ जाएंगे, रूट नोड पे आ जाएंगे, ठीक है, रूट। अब यहाँ से फिर बैक ट्रैक होके इधर के जो पॉसिबल ऑप्शन है उस पर चेक करेंगे। तो यदि किसी भी ट्राई में हमें फिजिबल सोल्यूशन मिल रहा है, वी स्टॉप इट, ठीक है। तो इन दिस वे वी फाइंड अ more number of solution by using a backtracking, and the example of backtrackings are n queen problem, like as a 4 queen or 8 queen problem, Sudoku's problem, DFS and BFS problem, and so on. The next kind of algorithms, branch that is known as a branch and bound algorithm. So only a similar difference means just branch and bound algorithms are differ only a little bit from a backtracking problem, backtracking algorithms. In backtracking, we try to find one or all configuration modeled as n tuple. We try to find one or all. आपको जरूरी नहीं कि एक ही solution मिले, बहुत सारे solution मिलेंगे when we use the concept of backtracking. So this is, we find one or all configuration modeled as n tuples which satisfies certain properties. जैसे आप n queen की बात करेंगे, तो उसकी जो properties हैं वो satisfy होनी चाहिए। तो there are so many solutions exist, तो आप one solution find कर सकते हैं, and by using the concept of backtracking many solution आप find कर सकते हैं। But in case of branch and bound algorithms are oriented more towards optimization। ये जो है यहाँ पे जब आप सोल्यूशन की बात करेंगे, तो दिस when we use the concept of branch and bound, the solution is more oriented towards optimization. Optimization means हो सकता है कि आपको मिनिमम फाइंड करना हो या मैक्सिमम फाइंड करना। जैसे आप शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें, तो शॉर्टेस्ट पाथ यदि एक ग्राफ दिया हुआ है, हर ग्राफ के एज का वेट दिया हुआ है, अब आपको फाइंड करना है कि कौन सा इसमें ऐसा पाथ है जो कि मिनिमम वेट पाथ हो, या मिनिमम स्पैनिंग ट्री, एक ऐसी ट्री फाइंड करना है जिसका वेट जो है मिनिमम हो। ग्राफ में सो मेनी ट्री हो सकती हैं, ग्राफ में ट्री और ग्राफ में डिफरेंस क्या है, ट्री में क्या है, जनरली ट्री में यूनिक पाथ होती है फ्रॉम गोइंग फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, बट ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में मेनी नंबर ऑफ पाथ हो सकती हैं फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, मींस there is no cycle present in a tree। यदि हम ट्री की बात करेंगे, तो that is a acyclic graph, कोई साइकिल नहीं होना चाहिए। यदि साइकिल है तो this is not a tree। ग्राफ में क्या है, ग्राफ consists of cycle, this means every tree is a graph but every graph is not a tree, ठीक है। तो ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम्स आर ओरिएंटेड मोर टुवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे ये जो भी सोल्यूशन होगा, यदि आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करना है, मींस या मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री, तो मैक्सिमम में क्या है, कोई ऐसी ट्री फाइंड करना है जिसका सम ऑफ वेट जो एजेस का है वो मैक्सिमम हो। मिनिमम में आपको जिसका वेट मिनिमम हो, तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम वहां पे क्या हुई, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में, कि जो सम ऑफ वेट है वो मिनिमम होना चाहिए, कि कोई ऐसा सोल्यूशन कि इससे मिनिमम वेट नहीं हो सकता। तो दिस मींस दिस इज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। Here in concept of branch and bound, generally we use a bounding functions are developed to prove
इनकरेक्ट चॉइस। हम एक बाउंडिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इज यूज फॉर प्रूविंग द चॉइस बिकम्स इनकरेक्ट। ठीक है, कि कौन सी चॉइस करेक्ट है, कौन सी चॉइस इनकरेक्ट है। देयर इज नो सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इन बैकट्रैकिंग अप्रोच। बैकट्रैकिंग अप्रोच में कोई ब्रांच बाउंडिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। जनरली हम एक चॉइस ट्राई करेंगे, देन अनदर चॉइस ट्राई करेंगे, देन अनदर चॉइस बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बैकट्रैकिंग। बट हियर वी यूज आल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडिंग फंक्शंस that are used to prove a incorrect choice. So this bounding, we solve a 0-1 set problem by using a branch and bound approach. The examples are of branch and bound approach. Another problem is traveling salesperson problem. Traveling salesperson problem, बहुत सारी cities हैं, एक सेल्स पर्सन है जिसको सारे सिटीज पे ट्रेवल करना है या सारे नोड्स पे ट्रेवल करना है। वो कैसे ट्रेवल करे कि मिनिमम बेट में जो बेट हो वो मिनिमम हो, या जो डिस्टेंस हो दैट इज मिनिमम। ठीक है, डिस्टेंस जो जिस भी हो, जिस भी वे से वो जा रहा है वो क्या है, आपका मिनिमम होना चाहिए। तो दिस इज द we use the concept of branch and bound for solving a such kind of problem, like as a traveling salesperson problem, 0-1 essay problem, and so many other problems. So we discuss detail how we derive a bounding functions and how we use the concept of bounding function for proving a incorrect choice, and how we solve a problem through branch and bound by using a branch and bound approach. To be discussed this in detail when we discuss the topic branch and bound. Next one is the approximation algorithm. An algorithm to solve optimization problem that runs in a polynomial time in the length of input and output the solution that is guaranteed to become close to optimal solution. तो यदि हम कोई भी algorithm that solves optimization problems means either it gives a minimum solution or maximum solution. ठीक है, आप सपोज करिए कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, देयर आर नोड्स एंड नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, आपको यहाँ सपोज करिए कि इस सिगरा से और बीएचयू तक पहुंचना है, तो देयर आर सो मेनी, बहुत सारे रास्ते आते हैं सिगरा से बीएचयू के लिए। अब उसमें से हम किस रास्ते से ट्रेवल करें कि जो हमारी डिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाए, जो हमारी डिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाए। तो यदि हमें कोई ऐसा रास्ता मिल रहा है, ऐसा एग्जैक्ट वे ऑफ सोल्यूशन है कि हमारा जो भी वे है आने का फ्रॉम सिगरा टू बीएचयू वो मिनिमम होगा, इससे मिनिमम वे नहीं हो सकता। तो दिस प्रॉब्लम इज नोन एज ए ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, आइदर मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, तो सम optimization problem that's gives a solution in the form of minimum, and some optimization means minimal solution optimization problem and maximal solution optimization problem. So algorithm to solve optimization problem that runs in a polynomial time. अब देखिए दूसरा approximation algorithm का concept क्या है कि इसका जो execution time होगा that is a polynomial, means n हो सकता है, n स्क्वायर हो सकता है, n क्यूब हो सकता है, n टू द पावर 4 हो सकता है। तो दिस इज इन दिस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स रन इन अ पॉलिनोमियल टाइम इन द लेंथ ऑफ इनपुट। n क्या है, n इज द लेंथ ऑफ इनपुट। तो वो n के टर्म में n की पावर 1 हो सकता है, n की पावर 2, n क्यूब, मींस हम पॉलिनोमियल टाइम में उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लें। यदि एक्सपोनेंशियल टाइम पे जा रहा है तो दिस इज नॉट अ अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम। यदि 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम की बात करें तो 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम क्या है? 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम वी फाइंड द सॉल्यूशन इन एक्सपोनेंशियल टाइम। यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको वो एक्सपोनेंशियल कैपेसिटी में मिलेगा। तो दिस इज जनरली नॉट अ अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम। अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम ये है, वो है कि जो किसी भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे दे किस टाइम पे, पॉलिनोमियल टाइम। जो एग्जीक्यूशन टाइम हो वो पॉलिनोमियल टाइम होना चाहिए। n क्या है यहाँ पे, n इज द लेंथ ऑफ इनपुट।
जैसे हम फ्रैक्शनल लाइफ साइकिल की बात करें तो फ्रैक्शनल लाइफ साइकिल प्रॉब्लम दैट इज सॉल्व थ्रू अ ग्रीडी अप्रोच, दैट इज दिस इज अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि इसका जो रन टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम है, विच इज इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। मल्टी स्टेज ग्राफ की बात करें, दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तब भी जो है आपका पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम है, नियरली n क्यूब सॉल्यूशन आता है, उसका जो भी एग्जीक्यूशन टाइम आएगा दैट इज नियरली n cube, where n is the number of inputs supplied. The next category of algorithm, that is randomized algorithm. When we use the concept of randomizer for taking some decision, then the algorithm belongs to category of randomized algorithm. यहाँ पे यदि आप कोई भी रेंडमाइजर यूज कर रहे हैं कि रैंडम नंबर जनरेशन के लिए रैंडम कोई भी चीज यदि रैंडम हो रही है एल्गोरिथम में, तो दिस मींस दिस category of algorithm is known as a randomized algorithm. And there are two categories of randomized algorithm. Means randomized algorithm तब है जब if some decision depends upon the output of the randomizer. यदि कोई भी डिसीजन आपके एल्गोरिथम का आउटपुट के रेंडमाइजर पे डिपेंड करता है तो वी कैन से दैट दिस इज अ randomizer algorithm. So there are two categories of randomized algorithm. First is known as two types of randomizer, Las Vegas algorithm and Monte Carlo algorithm. तो कब हम कहेंगे कि किसी एल्गोरिथम को कि ये लास वेगास एल्गोरिथम है, और कब हम बोलेंगे कि दिस एल्गोरिथम इज नोन एज ए मोंटी कार्लो एल्गोरिथम. Two types of Las Vegas means randomized algorithm that is said to be Las Vegas algorithm if it always produces the same correct output for same input. यदि हम एक ही इनपुट सप्लाई कर रहे हैं और जो भी वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज सेम हर टाइम, यदि आपको वही सेम इनपुट देने पे सेम आउटपुट मिल रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे कि दैट इज नोन एज ए लास वेगास रेंडमाइज्ड एल्गोरिथम. और यदि आपको आउटपुट सेम इनपुट देने पे डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है, फ्रॉम रन टू रन आउटपुट वेरी कर रहा है फ्रॉम सेम इनपुट व्हेन वी सप्लाइड द सेम इनपुट, एंड आउटपुट वेरीज मींस आउटपुट वेरीज फ्रॉम रन टू रन, तो वो क्या है कि दिस कैटेगरी ऑफ एल्गोरिथम इज नोन एज ए मोंटी कार्लो एल्गोरिथम. तो दिस इज क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Las Vegas randomized algorithm and Monte Carlo randomized algorithm. The output of algorithm depends on the randomizer, then this algorithm is randomized algorithm. यदि कोई भी randomized algorithm ऐसी है जो कि सेम इनपुट देने पे सेम आउटपुट देती है चाहे हम उसे कितने टाइम्स भी रन करें, तो वो क्या है, दैट इज बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ लास वेगास. यदि कोई ऐसी एल्गोरिथम है कि जिसमें हम सेम इनपुट दे रहे हैं फ्रॉम रन टू रन, बट जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो हर बार डिफरेंट मिल रहा है, मींस सम चेंजेस हो जा रहा है, तो वो क्या बोलेंगे उसको कि दैट इज दिस टाइप ऑफ एल्गोरिथम बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ मोंटी कार्लो एल्गोरिथम. द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एल्गोरिथम a parallel algorithm. The next category of algorithm that is known as a parallel algorithms. So generally when we use the concept of multiple processor for executing an algorithm, when we use the concept of multiple processor for executing the algorithm, then the category of algorithm is known as parallel. कोई भी एल्गोरिथम हो सकता है क्विक सॉर्ट हो या मर्ज सॉर्ट हो. जब हम इस एल्गोरिथम को मल्टीपल प्रोसेसर के लिए डिजाइन करते हैं, क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम है या ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम है या मर्ज सॉर्ट है या कोई भी ऐसी एल्गोरिथम है जिसको हम मल्टीपल प्रोसेसर में एग्जीक्यूशन के लिए डिजाइन करते हैं, तो तब वो कैटेगरी उस कैटेगरी ऑफ एल्गोरिथम को हम क्या बोलेंगे कि दिस कैटेगरी ऑफ एल्गोरिथम इज नोन एज ए पैरेलल एल्गोरिथम. So this means the parallel algorithm is an algorithm that has been specially written for execution on a computer with two or more than two processors. यदि सिंगल प्रोसेसर में, तो जनरली जो अभी आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे थे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम प्रोसेस शेड्यूलिंग, वहां आपने मल्टी शेड्यूलिंग की एल्गोरिथम की भी यदि
देखा होगा, पढ़ा होगा मल्टी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम या मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग में क्या है, जनरली हम एक ही प्रोसेसर की बात करते हैं, एक ही प्रोसेसर की बात करते हैं कि इसी प्रोसेसर में सारे जॉब्स को एग्जीक्यूट करना है। बट जब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर अवेलेबल है तो कौन सा जॉब किस पर्टिकुलर प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट करेगा, दिस इज डिसाइडेड बाय अ शेड्यूलर। वहां पे क्या होता है, एक ही प्रोसेसर है तो जनरली शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है कौन सा जॉब कब जाएगा। So there are several policies, but parallel algorithm means there are multiple processors available for executing the jobs or executing the algorithms. ठीक है, तो this means when we design an algorithm in such a way that execute on a computer with two or more than two processors, then we can say that it is known as a parallel algorithm. तो कोई भी एल्गोरिथम आप जो है मल्टीपल प्रोसेसर के लिए डिजाइन कर सकते हैं। तो दीज आर द सम कैटेगरीज ऑफ एल्गोरिथम एंड dynamic programming, branch and bound, backtracking, approximation, randomized algorithms, and parallel algorithms. And in the next class, we discuss about asymptotic notations. Generally, in the next class, we discuss about asymptotic notation. The screen is visible? Yes, sir. Asymptotic notation to solve, to measure the efficiency of ठीक है, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। जब भी हम कोई एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे तो हाउ वी मेजर द एफिशिएंसी of algorithms. So what are the different kinds of notations generally used to measure the efficiency of algorithms? And measure the efficiency of algorithm means this measure the amplitude, measure the order of magnitude of algorithm. Asymptotic notations are used to measure the order of magnitude of magnitude of an algorithms, and this asymptotic notations are used to find the asymptotic behavior of function. This is generally used to find behavior of asymptotic behavior of function. When we derive a function means when we write efficiency of algorithm in terms of function, so how we analyze the asymptotic behavior of these functions. And generally this asymptotic behavior refers to asymptotic refers to the growth rate of function. जब भी हम फंक्शन है तो these asymptotic behavior
refers to the growth rate of function. तो उसकी ग्रोथ रेट क्या है, मींस एज n लार्ज when n is the नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट। जैसे n की वैल्यू जो है लार्ज होती है तो वो कैसे, उसका जो ग्रोथ है फंक्शन का वो किस टाइप से, यदि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करना चाहें तो वो किस टाइप से फंक्शन ग्रो कर रहा है। तो जनरली सेवरल काइंड्स ऑफ notations, asymptotic notations are used to measure the behavior of an algorithm. Like here we use the concept of big O, इसको हम भी क्या बोलेंगे, big O notation। एक होता है स्मॉल ओ नोटेशन, ठीक है, इसको स्मॉल ओ। देन है थर्ड है स्मॉल ओ, फिर देन है ओमेगा, दैट इज आल्सो नोन एज बिग ओमेगा, इसको हम बोलेंगे इस नोटेशन को बिग ओमेगा नोटेशन। नेक्स्ट जो नोटेशन है वो स्मॉल ओमेगा नोटेशन है, दिस इज डिनोटेड लाइक दिस W, स्मॉल ओमेगा। And next one is the theta notation. Theta notation. So generally these 5 notations are used to measure the efficiency of an algorithm. Used to measure the efficiency of an algorithm. So generally this big O gives a big omega. This gives a asymptotic tight bound of function, asymptotically tight upper bound of function. तो जो ये हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ asymptotically tight bound, asymptotically upper bound of function। टाइट अपर बाउंड कब बोलेंगे, अपर बाउंड कब बोलेंगे। अपर बाउंड तो कुछ जैसे हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इज 2n स्क्वायर प्लस n, ये कोई फंक्शन है fn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस n। तो यदि हमें इसे बिग ओमेगा और स्मॉल ओमेगा के टर्म्स में डिनोट करना है एफिशिएंसी, तो हम बिग ओमेगा में क्या होगा, ये बिग ओमेगा में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। दिस जनरली गिव्स अ एसिम्प्टोटिकली टाइट अपर बाउंड, एसिम्प्टोटिकली टाइट अपर बाउंड। बट जो स्मॉल ओमेगा है वो एसिम्प्टोटिकली टाइट नहीं यूज करेंगे, बट दिस गिव्स अ एसिम्प्टोटिकली अपर बाउंड। तो दिस मींस यदि हम इसी को एफिशिएंसी लिखना चाहें तो हम इसको ऑर्डर ऑफ, ये स्मॉल ओमेगा है, ओमेगा सॉरी स्मॉल ओ है, n क्यूब भी लिख सकते हैं इसकी एफिशिएंसी, बिकॉज इससे अपर कुछ भी हम लिख सकते हैं, n टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं, n टू द पावर 5 भी लिख सकते हैं, बट दिस इज रिटन बिकॉज जो स्मॉल ओमेगा है वो आपको एसिम्प्टोटिकली अपर बाउंड तो देता है बट नॉट अ टाइट अपर बाउंड, ठीक है। ये आपका टाइट n क्यूब n 2n स्क्वायर प्लस n। तो दिस इज व्हेन वी राइट दिस इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ मींस बिग O ऑफ n स्क्वायर, तो दिस इज एसिम्प्टोटिकली टाइट अपर बाउंड। बट ऑर्डर ऑफ n क्यूब क्या देगा, ऑर्डर ऑफ n क्यूब अपर बाउंड है, n4 अपर बाउंड है, बट दिस इज नॉट एसिम्प्टोटिकली टाइट। सिमिलरली बिग ओमेगा के केस में भी और स्मॉल ओमेगा के केस में क्या है, जनरली बिग ओमेगा क्या है, अपर एसिम्प्टोटिकली टाइट लोअर बाउंड देता है, एसिम्प्टोटिकली टाइट लोअर बाउंड देता है। स्मॉल ओमेगा क्या देता है, जनरली लोअर बाउंड देता है, एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड। और थीटा क्या है, थीटा इज थीटा एसिम्प्टोटिक टाइट लोअर बाउंड। वहां पे हम जो थीटा की बात करेंगे तो दिस गिव्स अ एसिम्प्टोटिक टाइट बाउंड, एसिम्प्टोटिक टाइट का यूज करेंगे, नॉट अ अपर नॉट अ लोअर, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है सर, यस समझ में नहीं आ पा रहा है सर हम लोग को। we discuss detail of asymptotic notation। अभी definition इसका क्या है समझ में पाएगा when we discuss the definition and how we measure the efficiency। This is just मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि asymptotic notation का means क्या है। This is generally used to measure the order of magnitude, means this used to measure the growth rate of a function। कोई भी function है तो उसका growth rate क्या है, इसके लिए जनरली हम asymptotic notations यूज करते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन में क्या है, बिग ओ नोटेशन, स्मॉल ओ नोटेशंस, बिग ओमेगा नोटेशन, स्मॉल ओमेगा नोटेशन एंड थीटा नोटेशन। ये 5 नोटेशंस हैं। इनका यूज कैसे करेंगे, वी डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। कैसे हम यूज करेंगे, कैसे कोई फंक्शन लेंगे, कैसे उसके एनालिसिस करेंगे,
तो बिग ओ नोटेशन कैसे उसकी एफिशिएंसी मेजर करेंगे, यदि हम स्मॉल ओमेगा यूज कर रहे हैं, स्मॉल ओ यूज कर रहे हैं, या बिग ओमेगा यूज कर रहे हैं, या थीटा नोटेशन। ठीक है, तब हम कहेंगे कि कौन सा टाइट अपर बाउंड दे रहा है, कौन सा टाइट लोअर बाउंड दे रहा है, कौन सा जनरली अपर बाउंड दे रहा है, कौन सा जनरल लोअर बाउंड दे रहा है, कौन सा आपका जो है टाइट बाउंड दे रहा है, नॉट अ लोअर नॉट अ अपर। ठीक है, तो दिस इज डिस्कस थ्रू एग्जांपल इन अ नेक्स्ट क्लास। ये इसके प्रीवियस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गोरिथम डिस्कस किया। दीज आर द नोटेशंस दैट आर यूज्ड टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। ठीक है, इसमें यदि कोई डाउट हो तो पूछिए। इसका जो यूज है, कैसे यूज करेंगे, कैसे एफिशिएंसी फाइंड करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई यदि इसमें प्रॉब्लम है तो बताइए। और जो आपकी नेक्स्ट क्लास है वो हेलो, यस सर, मंडे को है, तो मंडे से आपकी क्लास 9 AM से चलेगी। ठीक है, क्योंकि 10 AM से मेरी रेगुलर क्लास जो होती है वो है ऑलरेडी, और उस क्लास वो बीएससी की क्लास है, उसको जो है वो नहीं किया जा सकता, शिफ्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीएससी में कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। तो आप लोग 9 AM से तो फ्री हैं एज पर टाइम टेबल। ऐसा नहीं हो सकता है कि दोपहर में हो जाए? दोपहर में कब? सर 9 AM ही ठीक है। 9 AM से ले लीजिए आप। Yes, sir. इज अ गुड। अक्सर इसमें होता है कि 11 के बाद टाइम पहुंच जाता है, आपकी दूसरी क्लास का भी लॉस होता है, तो 9 से ले लेंगे तो आपको भी बीच में 1 घंटे गैप मिल जाएगा। 9 से 10 ले लेंगे, कोई दिक्कत? नो नहीं नो सर, कोई सर, दिक्कत नहीं। नो सर। सर रेगुलर लेंगे आप 9 बजे से। रेगुलर मींस सर जैसे सर अभी सर हम लोग अगर दूसरे पेपर वाले को तो सर को कह देंगे कि 10 बजे से ले लेंगे क्लास। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये सर। ना कि जो मेरी 10 AM से क्लास है वो बीएससी की है। बीएससी के बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, मैथ है, जियोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, स्टैटिक्स है, तो उसमें जनरली क्लास शिफ्टिंग करना इतना आसान नहीं है। आप लोगों में तो चलिए ये नहीं कि एक ही होगा, तो क्लासेस शिफ्ट हो सकती हैं। सर ये पूछ रहे थे, सर, अगर ये अभी पूछ 9 रहे बजे थे- से क्लास हो जाएगी तो पूरे सेमेस्टर 9 बजे ही रहेगी ना फिर? हाँ, पूरे सेमेस्टर 9 बजे सर, रहेगी, वो कोई एक वीक के लिए नहीं है, रेगुलर वो 9 बजे ही चलेगी। ओके सर। ठीक है, और आप लोगों के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग 9 AM पे फ्री भी हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट मंडे से आपका क्लास 9 से चलेगा। और एक जो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि गूगल मीट से लें, कल मैंने लिया था बायोइन्फॉर्मेटिक्स का क्लास गूगल मीट से, लेकिन उसमें वॉइस क्लैरिटी नहीं है, मेरे डिवाइस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जूम से तो दिक्कत नहीं तो फिर हम वेबएक्स का यूज करें। सर टाइमर हटा दीजिए सर। सर टाइमर हटा दीजिए। तो उसके लिए तो फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा ना इसका। तो फिर गूगल मीट से कर लीजिए सर। गूगल मीट में जो है ना, गूगल मीट में प्रॉब्लम होती है। मैं नेक्स्ट क्लास मंडे को आपको कनेक्ट करूंगा गूगल मीट से, ठीक है। उसमें बस प्रॉब्लम यही हो रही है कि मेरे डिवाइस से जो है, और यदि सिंपली मैं मोबाइल यूज करूंगा क्लास लेने के लिए, तो उसमें फिर थोड़ा सा लिखना इतना आसान नहीं रहेगा, तो इसलिए बेटर ये इस लैपटॉप से लेने पे ज्यादा बेटर है। ठीक है, हम नेक्स्ट में यूज करेंगे, यदि हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मंडे को ऐसा सर मोबाइल से बोल दीजिएगा और स्क्रीन से लैपटॉप से शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, दो हाँ? चलो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट उससे देखते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अच्छा सर तो ये आपने पढ़ाया है? हेलो सर। यस सर ये इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा क्लास जो इसका होगा? पीडीएफ आपको सेंड कर देते हैं। जो पीडीएफ मेरे पास है वो मैं सेंड कर देता हूँ आपको। जी जी जी। ठीक है, आप टर्न ऑन करिए अपना वीडियो अटेंडेंस के लिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।